हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वर्ष निकालिए परीक्षा और एंजॉय कीजिए। तो आज के विषय में हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि बात करते हैं विकास के बारे में, हमने आपको बताया हुआ है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक सतत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। विकास की गति धीमी हो सकती है लेकिन विकास रुकेगा नहीं। विकास की प्रक्रिया वहां से प्रारंभ होती है जहां से बच्चे का जन्म प्रारंभ होता है। कहने का मतलब यह है कि जब माता के गर्भ में बच्चा आ जाता है तो वहीं से उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और तब तक विकास चलता रहता है जब तक व्यक्ति या बच्चे का जीवन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा जीवन होता है, जब तक हमारी लाइफ होती है, तब तक क्या होता है, विकास होता रहता है। विकास की गति एक बार धीमी हो सकती है, मैं इस बात को हाँ, विकास की गति एक बार धीमी हो सकती है लेकिन विकास नहीं रुक सकता है। तो इसी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो स्किनर महोदय ने हमें बताया है कि विकास एक क्रमिक मतलब एक क्रमिक रूप से एक क्रम के रूप में विकास चलता रहता है, ठीक है, एवं मंद गति से एक चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल मंद गति से भी चलती है, ऐसा नहीं है कि विकास बहुत तेजी के साथ चलता रहेगा। अगर बहुत तेजी के साथ चलता रहेगा तो सोचिए एक दिन एक व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट कितना हाई लेवल तक हो जाएगा। तो इसीलिए विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वैसे एक यूपी टेट में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछा जाता है, ठीक है, कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इस कथन को किसने कहा है या इस कथन को किसने दिया है, तो स्किनर महोदय ने इस कथन को दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत में एक एक पॉइंट के बारे में। तो बाल विकास के सिद्धांत के बारे में आइए समझते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। तो हेडिंग डाल सकते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट ए है निरंतरता का सिद्धांत। पहला पॉइंट ए है निरंतरता का सिद्धांत की बात करते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। तो पहला पॉइंट ए है निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, निरंतरता का सिद्धांत का मतलब ये हो जाता है कि विकास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। मतलब विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे वो शारीरिक की बात करें, चाहे वो मानसिक विकास की बात करते हैं या सामाजिक विकास की बात करते हैं या सामाजिक विकास की बात करें। तो विकास जो है एक तरीके से सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, और उसी को क्या कहा गया है, निरंतरता का सिद्धांत कहा गया है। तो निरंतरता के सिद्धांत में आपको ये ध्यान रखना है कि विकास जो होता है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, या विकास जो होता है कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। चाहे वो शारीरिक की बात करें, चाहे वो मानसिक की बात करें या सामाजिक विकास की बात करें। मतलब किसी भी विकास की हम बात करते हैं तो ये सारे विकास जो होते हैं सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, वृद्धि की बात अलग है, विकास की बात अलग है। वृद्धि हमने बताया है कि एक मेच्योरिटी टाइम पर क्या हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी, यानी हाइट का बढ़ना एक समय पर रुक जाएगा, लेकिन विकास जो होगा चलता रहेगा, ठीक है। विकास हमेशा एक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा कि निरंतरता के सिद्धांत में इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि विकास जो है न रुकने वाली प्रक्रिया है। अब दूसरी बात करते हैं समान प्रतिमान के सिद्धांत। दूसरी बात करते हैं समान प्रतिमान के सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत के बारे में यदि हम बात करते हैं, समान प्रतिमान के सिद्धांत में गेसल महोदय क्या कहते हैं, गेसल महोदय ये कहते हैं कि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। दो व्यक्ति, इसमें लिख लीजिएगा, ये कहते हैं गेसल महोदय कि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, लेकिन या परंतु उनका विकास समान हो सकता है। उनका विकास समान हो सकता है।
उनका विकास कैसे हो सकता है, समान हो सकता है, ठीक है, या विकास का क्रम कैसा हो सकता है, समान हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, गेसर महोदय ने कहा कि समान प्रतिमान के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल, अगर ए और बी नाम का दो व्यक्ति या राहुल और राजू नाम का दो व्यक्ति होंगे तो वे एक जैसे नहीं दिखेंगे, उनमें कहीं ना कहीं भिन्नता जरूर दिखेगी, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जरूर दिखेंगे। चाहे वो पढ़ाई को लेकर देखा जाए या खेलने कूदने को लेकर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं या शारीरिक उनकी संरचना को देखा जाए या उनकी देखा जाए, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके विकास का क्रम एक जैसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि समान प्रतिमान के सिद्धांत में गेसर महोदय ने ये कहा है कि दो व्यक्ति समान तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके विकास का क्रम समान हो सकता है, उनके विकास का क्रम कैसा हो सकता है, समान हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विकास क्रम की एक रूपता। तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं तो विकास क्रम की एक रूपता लिखिएगा, विकास क्रम की एक रूपता, विकास क्रम की एक रूपता के बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए विकास क्रम की एक रूपता में कहा गया है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें समझाया गया है कि मनुष्य जाति के सभी बालकों, मनुष्य जाति के सभी बालकों के जो वृद्धि होती है वो सिर से आरंभ होती है, यानी सिर से लेकर पैर तक चलती है। देखिए यहां कहने का मतलब ये है कि विकास क्रम की एक रूपता, विकास का जो क्रम होता है वो एक रूपता होती है सभी में, मनुष्य जाति के, मतलब कहने का मतलब यह है कि हम सभी लोगों का जो विकास हुआ है सिर से लेकर पैर की ओर हुआ है। तो विकास क्रम के सिद्धांत में एक कहा गया है, विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत में एक कहा गया है, मनुष्य जाति के जितने भी बच्चे होते हैं या जितने भी बालक होते हैं उनका विकास कहां से प्रारंभ होता है, सिर से लेकर पैर की ओर, यानी सिर से ही प्रारंभ होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने आपको बताया निरंतरता के सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत में हमने आपको समझाया कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे शारीरिक विकास की बात करें, मानसिक विकास की बात करें या सामाजिक विकास की बात करें। फिर हमने आपको समझाया कि समान प्रतिमान के सिद्धांत के बारे में हमने आपको समझाया। समान प्रतिमान के सिद्धांत में गेसर महोदय ने हमें यह समझाने का प्रयास किया कि भाई आप अगर देखें तो दो व्यक्ति एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके विकास का क्रम एक जैसे जरूर हो सकता है। फिर तीसरी बात हमने आपको बताया कि विकास क्रम की एक रूपता के बारे में। तो विकास क्रम की एक रूपता में अगर देखा जाए तो इसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है, इसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जितने भी मनुष्य जाति, कुल मिलाकर इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनके जो बालक होते हैं उनके विकास की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो सिर से प्रारंभ होती है, सिर से लेकर पैर की ओर प्रारंभ होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसी ही बातें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धि एवं विकास की गति एक दर जैसी नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास की दर एक जैसे नहीं हो सकती, एक जैसे नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वृद्धि और विकास की दर एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकती है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि वृद्धि मतलब लगातार एक जैसे, जैसे वृद्धि खूब तेजी से किसी का हाइट वेट जल्दी बढ़ रहा है तो विकास भी एक जैसे तेजी से बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं पर कोई बातें नहीं है। हो सकता है कि वृद्धि हो लेकिन विकास ना हो। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक तरीके से जिनकी वृद्धि बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि उनका हाइट बहुत जल्दी हो जाता है, हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन उनका विकास आप देखते हैं तो थोड़ा धीमे ही रहता है। मतलब उसके हाइट की अपेक्षा देखा जाए तो उनकी जो विकास होता है वो कम ही रहता है। इसीलिए कहा गया है कि वृद्धि और विकास की दर एक जैसी नहीं हो सकती है, दोनों एक जैसे यानी कि बराबर हो सकती है। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको इरेज कर दो, चलो लिखते चलता हूं, फिर समझाना पड़ेगा। परस्पर, नेक्स्ट बात करते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं।
देखिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब ये हो जाता है कि विकास के सभी आयाम, विकास के सभी आयाम, इसमें लिख सकते हैं विकास के सभी आयाम, विकास के सभी आयाम, विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, विकास के सभी आयाम, यहां पर भी लिखा जा सकता था लेकिन चलो कोई नहीं, विकास के सभी आयाम के में देखा जाए तो क्या होता है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब ये हो जाता है कि विकास के सारे आयाम एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटररिलेट होते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि मानसिक विकास हो रहा है तो मानसिक विकास वाला बोले कि एक काम करते हैं, पहले हमारे मानसिक विकास हो जाने दीजिए फिर शारीरिक विकास को हो जाने दीजिएगा। ऐसा नहीं है, सारे विकास एक साथ होते रहते हैं, जुड़े होते हैं सभी एक दूसरे से। परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना। तो शारीरिक विकास की बात करें या मानसिक विकास की बात करें या सामाजिक विकास की बात करें या संवेगात्मक विकास के बारे में बात करें तो ये सारे विकास एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। ये सारे विकास जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। छठा हो जाएगा हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, सॉरी बड़ा ही अच्छा सिद्धांत है, ये जरूर पूछा जाता रहता है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत में अगर देखा जाए तो इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि एक बालक, एग्जांपल लिखिएगा, एक बालक पहले पूरे हाथ को, एक बालक पहले पूरे हाथ को, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है तो उसी को कहा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक बालक सबसे पहले क्या करता है, हाथ को चलाना सीखता है, यानी पूरे हाथ को चलाना सीखता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उंगलियों को चलाना सीखता है। देखिए, सबसे पहले हाथ को चलाना सीखता है, फिर उंगलियों को चलाना सीखता है, फिर हाथ और उंगलियों को दोनों को कॉम्बिनेशन बना लेता है, दोनों को चलाना सीख जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि विकास की दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें क्या कहा जाता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। देखिए इसमें लिखिएगा कि बालक सबसे पहले सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। और उसके बाद फिर टांगों पर सीख जाता है, फिर टांगों को, और उसके बाद फिर टांगों को लिख सकते हैं, टांगों को। देखिए विकास की दिशा के सिद्धांत में ये है, विकास की दिशा के सिद्धांत में है कि बालक सबसे पहले क्या करता है कि सिर और हाथों की नियंत्रण मतलब गति को नियंत्रण करना, यानी कि नियंत्रित करना सीख जाता है। पहले सिर को, फिर हाथों को, फिर अंगुली मतलब पैर के टांगों को भी एक तरीके से आप देखते हैं तो उसके जो गति होती है उसको नियंत्रण कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। नहीं समझा? देखिए अगर बच्चे को इधर जाना है उधर जाना है तो वो नहीं जाएगा, वो अपनी गति जो है उसको नियंत्रित कर लेगा। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, एक छोटा सा बच्चा है,
अगर उसे इधर पलटना है उधर पलटना है तो वो नहीं पलटेगा, उसका मन नहीं है तो वो नहीं पलटेगा, वो नियंत्रण कर लिया, उसकी जो गति है उसको रोक लिया। नहीं समझा? एक बच्चा है छोटा सा, अगर वो इधर पलटना चाहता है तो उधर पलटना चाहता है तो वो नहीं पलटेगा, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, अपनी आप को नियंत्रित कर लिया है। एक तो पहले सिर से, फिर हमने आपको बताया दूसरी बात हाथों की गति। अगर हाथ इधर उधर भाग रहे हैं तो उसका मन नहीं है तो वो ऐसे करके बैठ सकता है, ऐसे करके लेट सकता है, ऐसे करके खड़ा रह सकता है, मतलब वो अपने हाथ को कर सकता है। अब उसका पैर जो है मान लो लेटा हुआ है, उसका पैर इधर उधर जा रहा है, तो उसको पैर को भी वो चाहे तो नियंत्रित कर सकता है, सीधा सीधा पैर को फैलाकर लेट सकता है। ये है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा के सिद्धांत में क्या होता है कि अपने डायरेक्शन के अनुसार, अपने डायरेक्शन मतलब अपने अनुसार, अपने सिर को, हाथ को, टांगों को अपने अनुसार एक तरीके से नियंत्रित कर लेने को ही क्या कहा जाएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत यहाँ पर लागू है। समझ में आया? जैसे अभी है, अभी अगर हम चाहें तो अपना हाथ इधर ले जाएं, चाहे तो ना ले जाएं, ठीक है। अभी है, मैं अपने सिर को ऐसे करूं या ना करूं, अपनी टांगों को मैं चाहे चलने को दूं, मतलब चलने के लिए आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, उसको रोक सकता हूं। तो यही है विकास की दिशा का सिद्धांत। मतलब अपने अनुसार अपने शरीर को आगे बढ़ाना या रोकना, उसी को क्या कहा जाएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत कहा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार मैं इसको समझा देता हूं फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। देखिए, विकास की दिशा के सिद्धांत में हमने आपको बताया निरंतरता के सिद्धांत के बारे में, हमने आपको बताया समान प्रतिमान के सिद्धांत के बारे में बताया। हमने गेसल महोदय ने कहा कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं लेकिन उनके विकास का क्रम एक जैसे हो सकता है। फिर एक तरीके से हमने आपको समझाया कि विकास क्रम की एक रूपता होती है। मनुष्य जाति के जितने भी बालक होते हैं उनके जो विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो कहाँ से, सिर से लेकर पैर की ओर होती है। फिर हमने आपको समझाया कि वृद्धि और विकास की दर एक जैसे नहीं हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वृद्धि होगी तो विकास भी होगा, विकास होगा तो वृद्धि होगी। कई बार क्या होता है, विकास हो जाता है तो वृद्धि नहीं हो पाती है, और कई बार क्या होता है, वृद्धि हो जाती है तो विकास नहीं हो पाता है। फिर हमने आपको समझाने का प्रयास किया परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत में हमने आपको समझाया कि जितने भी विकास के आयाम होते हैं, डायमेंशन होते हैं, वे सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चाहे शारीरिक विकास की बात करें, मानसिक विकास की बात करें, सामाजिक या संवेगात्मक विकास की बात करें, ये सभी विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि एकीकरण के सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में हमने आपको बताया कि बालक सबसे पहले क्या करता है, अपने पूरे हाथ को एक तरीके से चलाना सीखता है, या चलाना सीखता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उंगलियों को चलाना सीखता है। फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाने को सीख जाने को क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। फिर हमने आपको बताया विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत में क्या होता है, बालक सबसे पहले क्या करता है, सिर और हाथों की गति को नियंत्रित कर लेता है, फिर टांगों को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यही है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में, यानी कि अगले सिद्धांत के बारे में आइए समझ लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं, अगला सिद्धांत हमारा ये है कि विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। ध्यान रखिएगा, विकास अगला क्या है, 10वां, विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार। देखिए, विकास ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलेगा। विकास कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलेगा। विकास कभी भी सीधी लाइन में नहीं चल सकता है, बल्कि विकास जब भी चलेगा तो एक ऐसे चल सकता है। यहाँ लेकिन जो समझाने की बात कही गई है कि विकास लंबवत नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है विकास, बल्कि जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है। और वर्तुलाकार का मतलब ऐसे, इस चित्र को बना लीजिए, ऐसे ही विकास होता है, ठीक है। तो इस चित्र को बना लीजिए कि विकास कैसे होता है, इस तरह वर्तुलाकार में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हमने आपको बता दिया बाल विकास के सिद्धांत में विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लास्ट बातें कर लेते हैं, आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। ये 8वां पॉइंट होगा ना सर? 8वां है, ठीक, ये जो 10वां पॉइंट है, ठीक, 8वां आंशिक। नेक्स्ट लिख लीजिए,
आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत में यह है कि इसमें एक वैज्ञानिक थे, यानी कि साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका नेम था जॉन डोलार्ड। इनका नेम था जॉन डोलार्ड ही है। हाँ, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ये लिख लीजिए, ये पूछा जाता है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे जॉन डोलार्ड नील मिलर। डोलार्ड नील मिलर। जॉन डोलार्ड नील मिलर, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इनको लिख लीजिए। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी कि आंशिक पुनर्मिलन के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना, मतलब एक तरीके से बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। देखिए इन्होंने कहा कि किसी अनुक्रिया को, लिख लीजिए, पहले फिर समझाता हूं। किसी अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब हो जाता है रिस्पॉन्स, अंग्रेजी में इसको लिख लीजिएगा रिस्पॉन्स, ताकि समझ में आ जाए। किसी अनुक्रिया को बार बार, किसी अनुक्रिया को बार बार, किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ाना या बढ़ना, दोहराने की संभावना का बढ़ना, मतलब किसी चीज को करने को यदि बार बार दोहराया जाता है तो उस चीज में क्या हो सकता है कि वो चीजें की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मतलब किसी काम को अगर हम एक बार नहीं 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, तो उस काम में हम ज्यादा पारंगत हो सकते हैं। यही है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। यहाँ पर कहा गया है किसी रिस्पॉन्स को दोहराने की संभावना को बढ़ाना, मतलब किसी काम को करने को बार बार अगर हम करते हैं तो उस काम में हम और अच्छे हो सकते हैं। यही है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत है। क्लियर? तो आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत को आप ध्यान रखिएगा। इसके प्रतिपादक कौन है, ये ज्यादा पूछा जाता है। इसके प्रतिपादक थे जॉन डोलार्ड नील मिलर थे। जॉन डोलार्ड नील मिलर थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगली क्लास में बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में।